बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस चलो बच्चों, हम न्यूट्रल लाइगेंड डिस्कस कर रहे थे। न्यूट्रल लाइगेंड में मैंने कुछ एग्जांपल बता दिया था। यही तीन तरह के लाइगेंड होते हैं चार्ज के बेसिस पे: कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल लाइगेंड। कटायनिक वो होंगे जो सारे नेगेटिवली चार्ज होंगे, अनायनिक वो होंगे, सॉरी, अनायनिक वो होंगे जो सारे नेगेटिवली चार्ज होंगे, कटायनिक वो होंगे जो सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रल लाइगेंड में कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। दे ओनली कंटेन्स लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स, बट उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, याद रखना। तो बच्चों ये चीज थी लाइगेंड के बारे में। जरा दूसरे टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टर्म्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे कि टर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चों जब कभी भी एक मेटल के साथ, मेटल को देखोगे तुम लोग, तो मेटल जो है वो दो तरह के बॉन्ड बनाता है। एक होते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंस वाले बॉन्ड, जो नॉर्मली बताते हैं अपना ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करने के लिए। और एक होते हैं बच्चों जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जो बच्चों तुम लोग को अब तक पता था कि मेटल जो है, मेटल जो होते हैं वो, जो तुम लोग को पता था अब तक कि मेटल बॉन्ड बनाता है, जैसे Fe3+ है, तो बता सकते हो बच्चों कितना बॉन्ड बनाएगा Fe3+? यस, Fe3+ कितने बॉन्ड बनाएगा? किसी बच्चे को पता है Fe3+ कितने बॉन्ड बना सकता है? 3+ चार्ज है उसका। 3 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 3+ चार्ज है, इसके लिए 3 नेगेटिव आयंस के साथ आराम से जुड़ सकता है और क्या बना सकता है? FeCl3 जैसा मॉलिक्यूल। बेटा तुम लोग को जो अब तक पता था, जो ये बॉन्ड तुम लोग बना रहे हो, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंस। हर मेटल के पास दो तरह के वैलेंसीज होते हैं। जो तुम लोग को आज तक पता था वो था पता सिर्फ प्राइमरी वैलेंस। मेटल अपनी प्राइमरी वैलेंस जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, उतने बॉन्ड बना के, उतने चार्ज वाले स्पीशीज के साथ जुड़ के बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। जैसे 3+ था तो तीन तीन नेगेटिव आयंस के साथ जुड़ के उसने अपना प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई किया। वैसे ही बच्चों मेटल के पास दूसरा वैलेंसी भी होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस मेटल जो होता है, देखो प्राइमरी वैलेंस मेटल कहाँ, सर बोलो। सर प्राइमरी वाला वापस रिपीट करो। प्राइमरी वैलेंस, यस। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है मेटल की, वो वैलेंसी होती है जो मेटल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंस ऑफ मेटल इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव आयंस। ठीक है, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंस होती है बच्चों, ये मेटल जो होता है नॉर्मल बॉन्ड्स बना के नहीं सेटिस्फाई करता। सेकेंडरी वैलेंस मेटल जो होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी हम लोग को आज तक पता थी। अगर मैं बोलता हूँ Zn2+ कितना बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम मोनो वैलेंट, मोनो नेगेटिव आयंस के साथ, तो तुम लोग बोलोगे 2 सर, क्योंकि 2+ चार्ज है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो ना तुम लोग, इस ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम लोग प्राइमरी वैलेंस बोलते हैं बच्चों। दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल, और हमको आज तक प्राइमरी वैलेंसी ही पता थी। बट मेटल में सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी नहीं होती है बच्चों, मेटल में सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बना सकता है बच्चों? मेटल, मेटल खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाइगेंड के साथ तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा नहीं। किसके साथ सेटिस्फाई कर सकता है? बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, विथ न्यूट्रल एंड नेगेटिव लाइगेंड। ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसमें? तो बच्चों आज तक हम जो भी जानते थे साइंस में, जो भी तुम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा है, वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी भी डिस्कस करेंगे। याद रखना बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी मेटल सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। मेटल जो होता है बच्चों, उसके दो तरह के वैलेंस होते हैं। एक हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस, जो कुछ और नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंस।
ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस जो होता है वो मेटल जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों। प्राइमरी वैलेंस जो होते हैं वो लूज बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी वैलेंस में जो भी बॉन्ड बने, जैसे Fe जो है 3Cl के साथ जुड़ा है, तो ये 3Cl को Fe से अलग करना आसान है। प्राइमरी वैलेंस को पानी, जो भी आयन मेटल के साथ प्राइमरी वैलेंस में बॉन्ड बना रहे हैं वो लूज बॉन्ड बनाते हैं। लूज बॉन्ड बनाते हैं, इसके लिए इसको आयोनाइजेबल वैलेंस भी बोलते हैं। आयनाइजेबल वैलेंस भी बोलते हैं। और सेकेंडरी वैलेंस में जो बॉन्ड बनते हैं वो टाइट बॉन्ड बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। इसके लिए सेकेंडरी वैलेंस वाले बॉन्ड्स होते हैं इनको नॉन आयनाइजेबल वैलेंस बोलते हैं। ठीक है। याद रखना बच्चों, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। हर मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंस विच इज नथिंग बट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम लोग प्राइमरी वैलेंस बोलते हैं। और सेकेंडरी वैलेंस जो होता है बच्चों वो मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंस को तुम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हो। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब एक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो। ठीक है। तो हर मेटल में दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर रिफ्लेक्ट करता है और सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी को आयनाइजेबल वैलेंस बोलते हैं, सेकेंडरी को नॉन आयनाइजेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी वैलेंस में जो बॉन्ड बने हुए रहते हैं बच्चों लूज बॉन्ड्स होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कैसे भी बॉन्ड बन जाते हैं, किधर पे भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी वैलेंस के बॉन्ड जो बनते हैं वो टाइट बॉन्ड बनते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं बच्चों। समझ में आ गई बात। तो याद रखना प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस दो तरह की वैलेंसीज होती है। सबको क्लियर हो गई ये बात? यस। यस सर। किसी को प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस का डाउट तो नहीं है ना? तो बच्चों ये दो तरह की वैलेंसी होती है। मेटल जो लाइगेंड बॉन्ड बनाता है वो हमेशा सेकेंडरी वैलेंस में बॉन्ड बनाता है, मतलब मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड बनाता है। जो नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड होते हैं बच्चों, न्यूट्रल लाइगेंड तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस सिर्फ सेटिस्फाई करते हैं। न्यूट्रल लाइगेंड्स कैन ओनली सेटिस्फाई secondary valence of metal, secondary valence of metal। ठीक है। बट जो नेगेटिव लाइगेंड्स होते हैं बच्चों, मतलब अनायनिक लाइगेंड जो होते हैं, हमने पढ़ा ना अभी नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड, अनायनिक लाइगेंड कैन सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। अगर कोई लाइगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो प्राइमरी वैलेंस तो सेटिस्फाई करेगा ही, साथ ही साथ में सेकेंडरी वैलेंस भी सेटिस्फाई कर लेता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है लाइगेंड पे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करता है, और लोन पेयर जो है बच्चों वो मेटल का ये कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बात करूं बच्चों, मेटल है, कोई भी मेटल है, लेट्स से मेटल 1+ है, मेटल 1+ है, और ये NH3 अमोनिया कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों? नेगेटिव, कटायनिक या अनायनिक? न्यूट्रल है कि कटायनिक है कि अनायनिक है? कौन से टाइप का है अमोनिया? यस। सर अमोनिया कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों? न्यूट्रल है कि कटायनिक है कि अनायनिक है? देखो अमोनिया कटाइन न्यूट्रल है। न्यूट्रल है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, राइट। एक मिनट ना बच्चों। तो अमोनिया एक न्यूट्रल लाइगेंड है। तो मेरे को एक बात बताना बच्चों, अगर ये अमोनिया मेटल के साथ जुड़ता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लेकिन क्या चार्ज बैलेंस कर सकता है बच्चों इसका? नो सर।
नहीं कर सकता। तो मतलब ये क्या कर रहा है, सिर्फ उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिर्फ सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बच्चों एक लाइगेंड की, जैसे कि M+Cl-, और इस Cl के पास बच्चों 4 लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना सकता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो प्लस को भी बैलेंस कर सकता है। कर सकता है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? देखो, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और ये प्लस चार्ज को बैलेंस कर सकता है क्या, Cl-, बताओ जरा। सर डोनेट करेगा तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ नहीं, मतलब ये अगर डोनेट डोनेट मतलब शेयर करता है पूरी तरह से। मैंने डेफिनेशन में कहाँ पे डोनेट लिखा था बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के डेफिनेशन में मैंने शेयरिंग लिखा हुआ था, देख यहाँ पे देख, डेफिनेशन में शेयरिंग वर्ड लिखा है ना मैंने पूरा, पूरी तरह से दे थोड़ी ना रहा है वो। यस सर। ठीक है, तो ये अगर अपना लोन पेयर शेयर करता है यहाँ पे, ठीक है, शेयर मतलब पूरी तरह से ट्रांसफर करेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा, दैट इज ट्रू। बट पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको थोड़ी सा शिफ्ट कर रहा है, तो इस तरह से इसना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले रहा है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो बना रहा है, सेकेंडरी वैलेंस तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन साथ साथ में माइनस इस प्लस को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, है कि नहीं? देखो, तो दोनों चीज कर रहा है। एक अनायनिक लाइगेंड जो है वो प्राइमरी वैलेंस तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब चार्ज तो बैलेंस कर ही रहा है, साथ ही साथ में सेकेंडरी वैलेंस भी सेटिस्फाई करने का काम कर सकता है। वेरएस न्यूट्रल लाइगेंड जो होता है सिर्फ सेकेंडरी बैलेंस बना सकता है बच्चों, चार्ज बैलेंस नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? तो ये न्यूट्रल लाइगेंड का एग्जांपल हो गया, और एक नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड का। तो याद रखना बच्चों, न्यूट्रल लाइगेंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं मेटल का। अनायनिक लाइगेंड जो होते हैं वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यस, ठीक। यस यस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? देखो बच्चों, लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे पास आयन है, आयन के साथ 4 साइनाइड है जो उसका सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 साइनाइड है जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेटल है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों 6 साइनाइड, इस सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो जाता है बच्चों की कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना होता है। सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के ही सेटिस्फाई की जा सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी किस कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, 6 साइनाइड, और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है लेट्स से 4 पोटेशियम, 4 पोटेशियम। तो कैसे लिखोगे तुम लोग इसका फॉर्मूला? इसको अगर एक फॉर्मूले में बताना हो तो कैसे बताओगे बच्चों? याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो प्रेजेंट होंगे जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो प्रेजेंट होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार वापस से बता दो बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी वाले होंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी होंगे। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? याद रखना बच्चों, जब तुम लोग लिखना स्टार्ट करते हो तो हमेशा पॉजिटिव आयन को बाहर पहले लिखोगे और नेगेटिव आयन को बाहर। यहाँ पे तुम लोग का पोटेशियम जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करा है, क्या ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है बच्चों? पोटेशियम, पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है बच्चों? तो पॉजिटिव। तो पोटेशियम से ही फॉर्मूला लिखना जाएगा। 4 पोटेशियम में तो मैं लिखूंगा K4 स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंडरी वैलेंसी में कौन कौन होंगे? मेटल तो होगा ही होगा, क्योंकि मेटल की ही तो सेकेंडरी वैलेंसी है, तो मेटल होगा ही। और Cn जो है बच्चों 6 है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है बॉर्डर, बॉर्डर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेंगे वो सब सेकेंडरी वैलेंस में है, और ब्रैकेट के बाहर जो रहेंगे वो प्राइमरी वैलेंस है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो भी स्फीयर के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, जो स्फीयर के बाहर है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना रहा है। याद रखना बच्चों, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो
क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में टाइट बॉन्ड बनते हैं, तो अंदर वाले आयंस आयोनाइज होंगे ही नहीं, सिर्फ बाहर जो प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो प्रेजेंट है, 4 पोटेशियम प्रेजेंट है, वो आयोनाइज हो जाएगा। और जो FeCN6 है वैसे का वैसा होगा, 4 प्लस गया तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें 4 माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना? सबको समझ में आ गया ये चीज? यस। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ बच्चों, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस को सेपरेट करने के लिए, वी ऑलवेज यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लिखा जाएगा जो प्राइमरी वैलेंस ही सेटिस्फाई कर रहा है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो लिखा जाएगा जो सेकेंडरी वैलेंस ही सेटिस्फाई कर रहा है। हमेशा लिखने का ऑर्डर ये होता है बच्चों कि कटायंस को पहले लिखा जाए। हम हमेशा लिखते हैं कटायन को, जैसे बच्चों तुम लोग सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हो, बताओ जरा, कैसे लिखते हो सोडियम क्लोराइड को? NaCl माइनस नहीं, फॉर्मूला बता दे सिर्फ, चार्ज मत बता। NaCl। NaCl क्यों लिखता है, ClNa क्यों नहीं लिखता? ये भी तो सोडियम क्लोराइड ही है। हम पहले हमेशा कटायन लिखते हैं, सबकॉन्शियसली हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं, पहले कटायन लिखा जाता है फिर अनायन लिखा जाता है, ठीक है? तो NaCl जो होता है बच्चों, ये इससे भी प्रूव होता है कि सबसे पहले कटायन को लिखा जाएगा या फिर अनायन, या फिर तुम लोग कोई भी सॉल्ट उठा के देख लो, जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्यों Cl2Ca क्यों नहीं लिख सकता, वो भी तो कैल्शियम क्लोराइड ही है, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, राइट, KOH, KCl, सब में पॉजिटिव आयन को पहला लिखा जाता है। तो पॉजिटिव आयंस को हम हमेशा बचपन से ही सबकॉन्शियसली हम लोग ने पहले लिखा है, तो बच्चों वो याद रखना है, सबसे पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। तो तुम लोग पहले देख लो कि कौन सा आयन है। बच्चों याद रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर सारा सेकेंडरी वैलेंस होता है, सेकेंडरी वैलेंस टाइट बॉन्ड होते हैं, तो एसिड में डाल के उसको उबालोगे फिर भी वो टूटने वाला नहीं है, ठीक है? सिर्फ याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट है वही आयनाइज होंगे। तो टोटल कितने आयन बन रहे हैं मेरे, K4FeCN6 को आयनाइज करने पे 4 के बन जा रहे हैं, और एक कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, तो 4 आयन यहाँ पे आ गए और एक आयन यहाँ पे आ गया, टोटल कितने बन गए बच्चों, 5 आयन बन गए, है ना? तो याद रखना। चलो एक मैं तुम लोग को दूं, तुम लोग बनाओगे फॉर्मूला। यस। मेटल जो है बच्चों अपना कोबाल्ट है, लाइगेंड्स मेरे 6 अमोनिया है, NH3 6 है, और प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए, जस्ट अ मिनट, प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है 3 क्लोरीन। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। पहले उसको बाद में लिखा जाएगा, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखा जाएगा। चलो लिख के बताओ, सारे हो जाए तो मेरे को बताओ हैंड रेज करके, चलो जल्दी लिखो बताओ। हो जाए तो हैंड रेज करके सारे बताना। हो गया सर। यस, किसी का हुआ तो कितना टाइम लगेगा? तो 4 आयंस। 4 आयंस बन रहे, लेकिन फॉर्मूला तो बता। सर 3Cl माइनस प्लस ब्रैकेट में CO। ब्रैकेट में क्या लिखूं, ब्रैकेट में CO और CO NH3 6। NH3 6, इतना सही है। इसके बाद इसके पहले लिखो 3Cl के बाद में लिखो? सब पहले। पहले क्यों लिखेगा, वो तो अनायन है ना, अनायन को तो बाद में लिखते हैं। यस यस इधर सॉरी। पे लिखा जाएगा ना Cl3 ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? चलो यस यस। मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ, तुम लोग उसका मेरे को फॉर्मूला बना के बताओगे। बच्चों मान लेते हैं ये सॉरी, मान लेते हैं बच्चों छोटा सा स्पीयर जो है
ये छोटा सा स्फीयर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और यहाँ पे मेटल है लेट्स से प्लैटिनम, ठीक है। और ये प्लैटिनम दो अमोनिया के साथ, दो क्लोरीन के साथ, और एक दो H2O के साथ जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और ये बाहर वाला स्फीयर जो है आयनाइजेशन स्फीयर है, जिसमें प्लैटिनम एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोई कोई ट्राई करना चाहेगा बच्चों? जो छोटा स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके अंदर जो भी बॉन्ड बन रहा है उसमें प्राइमरी वैलेंस बन रही है। यस, कोई ट्राई किया बच्चों? कि बता सकता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी? एनीवन? नहीं आ रहा। बेटा देख, स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्लैटिनम है तो प्लैटिनम तो होगा ही यहाँ पे। अमोनिया दो है तो दो अमोनिया यहाँ पे ले लेना है, दो क्लोरीन है और दो वाटर है। तो ये हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट बाहर ये है। बस इतना ही सही था। वो जो स्फीयर बना रखा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और बाहर वाला, यस यस सर। बस इतना सा करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं। तो बच्चों एक कंपाउंड है जो दो वाटर सेकेंडरी वैलेंस में प्रेजेंट है, मेटल यहाँ पे सिल्वर है, और बच्चों एक ब्रोमीन प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है, एक ब्रोमीन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या फॉर्मूला होगा, बना के बताओ। यस, क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? सब ब्रैकेट में AgH2O2 और बाहर Br-। AgH2O2 और बाहर Br- होगा, बट यस Br सर। लिख देंगे, वो माइनस है अपने को पता है, हमसे Br लिख देंगे। और अगर इसको आयनाइज करूंगा तो क्या मिलेगा, पानी में डाल दूंगा तो AgH2O2 प्लस Br। AgH2O2, अब आयन हो गया तो अब चार्ज बताना। अब आयन्स बन गया तो Br पे आ जाएगा माइनस Br चार्ज, माइनस। और क्योंकि एक माइनस छोड़ के जा रहा है कॉम्प्लेक्स को, तो इस पे आ जाएगा एक प्लस चार्ज। कितने आयन्स बन रहे हैं यहाँ पे? टू आयन्स, है कि नहीं? आसान है। यस। चलो बच्चों, ये बॉक्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, it is represented by a square bracket. It contains two things, दो चीजें होती हैं। एक तो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, एटम और आयन, एंड लाइगेंड्स जो सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। बच्चों क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयनाइजेशन करने पे क्या क्या चीजें मिलेंगी? मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दे रहा हूँ, तुम लोगों को सिर्फ आयोनाइज कर देना है। 6 और ये Cl2, इसको अगर मैं आयोनाइज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कोई बता सकता है?
गिव इट अ ट्राई। तो जैसे मेटल और सेकेंडरी प्राइमरी के फॉर्म में लिख। क्या क्या आयंस बता दे। तो 2 आयन NiNH3 6 NiNH6 बिल्कुल प्लस प्लस Cl माइनस कितना Cl 2Cl माइनस। और Na पे क्या प्लस चार्ज रहेगा? हाँ कितना प्लस चार्ज होगा? 2। 2 प्लस। चलो तो ये हो जाता है बच्चों, ये सही तरीके का आयनाइजेशन हो जाता है। 2Cl माइनस निकल रहे हैं तो 2 प्लस चार्ज तो आएगा ही आएगा। तो ये था बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पेयर। आई होप सब लोगों को समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है बच्चे। देखो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल ये काफी लिंक्ड है। देखो अभी तुम लोगों ने ऊपर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया NiNH3 6। अब हमको पता है ये चार्ज कैसे आता है 2 प्लस, मतलब काउंटर आयन हटा दोगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज लॉस हो रहा है उतना नेगेटिव आ जाएगा, जितना नेगेटिव लॉस हो रहा है उतना पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स आयन पे इसको बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन से मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने वाले हैं। बच्चों याद रखना सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ metals and ligands in a complex is always equal to the charge present on the complex। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने बोला, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को बोल सकते हो तुम लोग प्राइमरी वैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन एंड ligand is always equal to the charge present on complex ion। जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है बच्चों उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है, ये चार्ज जो भी अंदर ब्रैकेट में प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन होता है बच्चों। मेरे को कोई बता सकता है NiNH3 कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों? अनायनिक, कैटायनिक की न्यूट्रल? यस NH3 कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों? NH3 से न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल है तो कौन सा चार्ज होगा उस पे? कितना चार्ज होगा न्यूट्रल है तो? कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोई भी नहीं ना। जीरो होगा, राइट। तो बच्चों अगर मैं ये जो स्टेटमेंट लिखा हूं ये स्टेटमेंट इस फॉर्मूले पे अप्लाई करूं तो मेरे को निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल सकता है। मेरे को पता है बच्चों कि अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल और 6 लाइगेंड है, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ligands is always equal to the charge present on the complex ion। चार्ज कितना प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे? +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को मेटल का नहीं पता तो मैं उसका x मान लेता हूँ। लाइगेंड मेरे को पता है बच्चों वो न्यूट्रल लाइगेंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। 6 है तो 6 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू +2। x की वैल्यू पता चल गई बच्चों मुझे, है कि नहीं? सबको समझ में आया कैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया? यस बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, वैसे ही एक और ट्राई करें क्या? हाँ सर। एक और ट्राई करते हैं, तुम लोग बताना मुझे। FeCN6 K4FeCN6 ले लेते हैं। K4FeCN6 कोई मेरे को बता सकता है बच्चों ये अगर डिसोसिएट होगा तो क्या क्या चार्ज आएंगे, क्या कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, कैसे डिसोसिएशन होगा? बताओ सोचो क्या आयंस बनेंगे डिसोसिएशन पे? सर 4K 4K प्लस प्लस FeCN2। FeCN6 है बेटा वो 6। हाँ सर 6 फिर चार्ज कितना आएगा? -4 -4 आ जाएगा या फिर 4 माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सही। मेरे को पता करना है ये Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? साइनाइड कौन से टाइप का लाइगेंड है बच्चों बताओ जरा?
ऊपर बताया था ना एग्जाम्पल में। सर एनायनिक। और कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एक साइनाइड पे, एक नेगेटिव होता है। देख सकते हो तुम लोग बच्चों, साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो अपने को पता है साइनाइड का पूरे ग्रुप का ही कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है बच्चों, कितना चार्ज आ जाता है, -1 चार्ज है। और Fe का मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। एंड आई नो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल गोइंग टू बी 4-, सो आई नो x plus 6 times of -1 is equals to -4. तो x -6 minus x is equals to -4 plus 6, x is equals to +2। क्या सबको समझ में आया बच्चों कैसे कैलकुलेट किया मैंने अननोन? यस। यस सर। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। एक दूं और तुम लोग पता करोगे, उसमें मैं नहीं Yes. बताऊंगा, ठीक है। चलो अब बच्चों तुम लोगों के लिए ये मॉलिक्यूल है NH3 4Cl2। दो तरह के लाइगेंड है बच्चों इसमें, और एक Cl बाहर। क्या तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का, यहाँ पे CO का? Take your time and calculate the oxidation number. सर मे बी 1। Maybe कि भाई 1 कैसे आ रहा है? पहले तो बता, डिसोसिएट होगा तो क्या चार्ज आएगा सर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ढूंढना है? कोबाल्ट का? 3। 3 आएगा, बिल्कुल सही है। कैसे आया 3 बच्चों? देखो तुम लोग अगर इसको डिसोसिएट नहीं करते हो फिर भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट डिसोसिएशन ऑल्सो। x इसका मान लेते हैं, NH3 न्यूट्रल है तो उसका तो 0 होगा, ये क्लोरीन -1, और ये बाहर जो क्लोरीन होता है वो भी -1। तो x +4 इंटू 0 प्लस -2 इंटू -1, 2 क्लोरीन है इसके लिए, +1 इंटू -1। और ये पूरे मॉलिक्यूल जब आयनाइज नहीं हो रहा है तो कोई चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर, तो 0 चार्ज है, तो इक्वल टू 0 लिख सकते हो तुम लोग, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं है तो हम हमेशा इक्वल टू 0 लिखेंगे। आयनाइजेशन के बाद चार्ज आएगा तो तुम लोग वहां पे जो भी चार्ज है वो इक्वल टू लिख सकते हो। x 4 0 0 हो जाता है बच्चों, तो नहीं लिखता हूँ। -2 हो जा रहा है, तो x हो जा रहा है बच्चों -2, x -2 -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x -3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। विदाउट आयनाइजेशन भी कर सकते हो। क्या समझ में आया बेटा? जिसको नहीं आ रहा था, जिसको 1 आ रहा था, समझ में आ गया? यस सर। चलो एक और ट्राई करेंगे। इसका पता करके बताओ, जिंक पे क्या कितना प्लस चार्ज है? जिंक पे क्या प्लस चार्ज है कैलकुलेट करना है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। सर 2 प्लस चार्ज है, बिल्कुल सही। जिंक का नहीं पता तो x मान लेते हैं। वाटर एक न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0 होगा। क्लोरीन एक नेगेटिव लाइगेंड है, -1 चार्ज होता है बच्चों, ऊपर लिख रखा है मैंने बहुत सारे। सर -2 ना, लाइक 2 Cl है। हाँ तो करेंगे ना सॉल्व इसको। जिंक 2 एक इंटू बार माइनस 1 टाइम ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1। नेट चार्ज कुछ नहीं है तो 0 रहेगा।
x माइनस 2 इज टू 0, x इज टू प्लस 2। समझ में आ गई बात? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड, प्लीज उसको नोट डाउन कर लें होमवर्क के लिए। होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। K4COF6 का पता करना, K3COF6 पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों FeCN5NO Na2। बच्चों मैं तुम लोग को यहाँ पे हिंट देता हूँ, NO पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ट्राई करना है तुम लोगों को, ETNH3 4 times Br2Cl2 Na2 AuCl4 गोल्ड का पता करना है वहां पे। CrSCN4 Cl2 Na3। इसमें Cr का पता करना है बच्चों। और एक और ले लो, CuC फिफ्थ में आप क्या लिखो NH3 हो? Na3 फिफ्थ Okay. वाले में, वो फिफ्थ है, यूज कर देता हूँ। और यहाँ पे CuCl4 2-, इसमें पता करना, ठीक है। इसका हिंट यहाँ पे है। और ये फिर बच्चों 6 के ट्राई करना है। सब में सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम मतलब ये जो अंडरलाइंड एटम मैं बता रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। क्लियर होगी बात? होमवर्क समझ में आ गया? यस सर। ट्राई करना बच्चों, अच्छे से करोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर था, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा मतलब है बच्चों कि तुम्हारा मेटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड formed by a metal, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सिर्फ सिंपल रखता हूँ डेफिनेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें। तो दूसरी तरह से तुम लोग देखोगे तो और भी कैसे डिफाइन कर सकते हो इसको। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, समझने के लिए अच्छा है। डिफाइन करने को बोला अगर एग्जाम में, तो कैसे डिफाइन करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम, ligand donor atoms directly attached to it, or the number of electron pairs involved in the coordination bond. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बच्चों सारी चीजों का मतलब एक ही आके निकल जाता है। देखो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक पेयर में डेफिनेशन क्या बोलता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों याद रखना उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बना है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑल्सो, बिकॉज वी नो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, दो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तीन पेयर कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो तीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। या फिर तुम लोग बोल सकते हो नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो बच्चों सेंट्रल मेटल को जब कोई लाइगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उससे जुड़ जाता है। तो डोनर एटम कितने जुड़ रहे हैं उससे, उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कोबाल्ट है और इसको बच्चों 6 अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, ठीक है, NH3 के 6 मॉलिक्यूल में लोन पेयर डोनेट किया, ये 3 हो गया। तो कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है बच्चों बताओ यहाँ पे। छह अमोनिया, कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है बताओ यहाँ पे बच्चों। यस, 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है यहाँ पे वो 6 है, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर से बोल सकते हो। नंबर ऑफ डोनर एटम कितने जुड़े हुए हैं बच्चों बताओ यहाँ पे, लाइगेंड से डायरेक्टली कितने जुड़े, लाइगेंड से आई मीन मेटल से कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, एटम पूछ रहा हूँ। 6 से जुड़े हुए हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं वो बताओ। 6 तो बच्चों ये सारे डेफिनेशन घुमा फिरा के एक ही चीज इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट हो रहे हैं 6। तो सारे ही केसेस में हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए 6 आ रहा है। तो तुम लोग डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है तो फिर भी वही होता है, लाइगेंड डोनर एटम कितने डायरेक्टली अटैच हैं तो उसका भी आंसर 6 ही आ रहा था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने जा रहे हैं तो उसका भी वैल्यू 6 ही था। ये सारे टर्म्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर एक मेटल का हमेशा इन तीनों ही टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता है वो डेफिनेशन तुम लोग लिख दोगे, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं कट कर सकता, ठीक है। तो ये हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी वैलेंस। याद रखना, कोई सेकेंडरी वैलेंस अगर पूछ रहा है तो मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछ रहा है। सेकेंडरी वैलेंस इज अनदर नेम फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से तुम लोग को आइडिया मिल जाता है कि उस मेटल का सेकेंडरी वैलेंस कितना है। जैसे कोबाल्ट अगर 6 बॉन्ड बना रहा है तो इसका सेकेंडरी वैलेंस कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो सेकेंडरी वैलेंस इसका 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 था ही, सेकेंडरी वैलेंस भी 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। यस चलो बच्चों थोड़े ट्राई करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू पता करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों FeCN6 K4FeCN6, कोई मेरे को बता सकता है कितने लाइगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं बच्चों। जो बाहर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस, दे आर नॉट लाइगेंड, दे आर कॉल्ड काउंटर आयंस। जो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें एक होता है मेटल और बचे हुए सारे लाइगेंड्स होते हैं, तो ये लाइगेंड है। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों बताओ। 6 कोऑर्डिनेशन क्योंकि 6 लाइगेंड लगे हुए हैं तो 6 आ जाता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे ही बच्चों इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर CH3, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 4 हो जाता है। यहाँ पे बताओ CONH3 थ्राइस Cl3, इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे पता 6 है, 3 अमोनिया लगा है तो 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अमोनिया के थ्रू बन रहा है और 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्लोरीन के थ्रू बन रहा है, तो टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना एक और लास्ट एग्जांपल दिखा। लास्ट एग्जांपल, यस। अपने को पता है NH3 भी एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है, Cl भी एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है और दोनों एक एक ही बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों। तो 3 अमोनिया है मतलब 3 बॉन्ड बन रहा होगा
और 3 क्लोरीन है, मतलब 3 बॉन्ड वहां से बन रहा होगा। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोबाल्ट बना रहा है अपने से? तो 6 बना रहा है बच्चों, इसके लिए 6 आएगा यहाँ पे। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। COEN थ्राइस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बता सकते हो? EN का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ बच्चों। EN का मतलब होता है इथिलीन डायमाइन। कोई बता सकता है? 3। 3 नहीं है बेटा यहाँ पे। इथिलीन डायमाइन कौन से टाइप का लाइगेंड है बताओ? हमने पढ़ा था ना अभी। सर बायोडाइन बायोडेंटेट लाइगेंड है, राइट, बहुत अच्छे से याद है तुमको। तो बायोडेंटेट लाइगेंड जो होते हैं बच्चों, उनमें एक टाइम पे कितना बॉन्ड बन सकता है? इथिलीन डायमाइन 2 2 बन सकता है। 3 इथिलीन डायमाइन है तो कितना बॉन्ड बना होगा बच्चों बताओ? 6 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हो गया उधर पे? 6 हो गया, समझ में आ गई बात। तो डेंटिसिटी को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर का एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर तुम लोग कभी कंफ्यूज जाते हो तो इट इज इक्वल टू द डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लाइगेंड। तो कितना है बच्चों यहाँ पे? इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन इज अ बायोडेंटेट लाइगेंड, उसकी डेंटिसिटी 2 है और नंबर कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6 CA। समझ में आ गई बात बच्चों? एक और ट्राई करें, बोलो बच्चों, एक और ट्राई करें। यस सर। चलो एक और ट्राई करते हैं। PT EN एक ले लिया है, OX एक ले लिया है और NH3 2 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे EN का मतलब पता है तुम लोग को? इथिलीन डायमाइन होता है जो कि एक बायोडेंटेट लाइगेंड है, सबको पता है। OX ऑक्जेलैटो होता है बच्चों, ऑक्जेलैटो और ऑक्जेलेट, ये एक नेगेटिवली चार्ज। इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लाइगेंड था। ऑक्जेलैटो बायोडेंटेट है लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। और ये तुम लोग का NH3 मोनोडेंटेट लाइगेंड है, सबको पता है। अमोनिया होता है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। बताओ बच्चों क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? कैलकुलेट करके बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताओ और ऑक्सीडेशन नंबर भी बताओ, दोनों का। बता सकते हो बच्चों? ट्राई करो। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए मुझे, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए मुझे। बोलो। कर पा रहे हो बच्चों? नहीं कर पा रहे तो बता दो, हेल्प करता हूँ। सर नहीं हो रहा है, मुझे -8 आ रहा है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर में चार्ज देखना ही नहीं है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो देखना है। मैत्री ने राइट आंसर दिया है 6। हीर वेरी गुड, वेरी गुड हीर। हीर ने मेरे को दोनों आंसर दे दिया। देख बेटा, इथिलीन डायमाइन एक बायोडेंटेट लाइगेंड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, राइट है। यस सर। ऑक्सीलेटो बायोडेंटेट लाइगेंड है तो एक ऑक्सीलेटो 2 बॉन्ड बनाएगा, राइट है। यस सर। अमोनिया मोनोडेंटेट लाइगेंड है तो एक मोनोडेंटेट एक बनाता है, यहाँ पे 2 ले रखा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो 2 ये बना रहा है, 2 ये बना रहा है और 2 ये बना रहा है, तो टोटल कितने बन रहे हैं बता? सर 6। तो आंसर आ गया ना 6। अगर तेरे को फॉर्मूला यूज करके करना है तो फिर भी कर सकता है। कितना लाइगेंड लगा है? इथिलीन डायमाइन एक लगा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, इरेज नहीं हो रहा। इथिलीन डायमाइन एक लगा हुआ है, उसकी डेंसिटी 2 है, 2 × 1 प्लस दूसरा लाइगेंड क्या है भाई? ऑक्सीलेटो, एक डेंसिटी 2 है और एक लगा हुआ है। और अमोनिया क्या है भाई? मोनोडेंटेट है, डेंसिटी 1 होती है उसकी और लगा हुआ 2 है। तो कर ले 2 + 2 + 2 विच इज 6, है कि नहीं? यस सर। ऐसे भी कर सकता था।
अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो इथिलीन डायमंड एक न्यूट्रल लाइगेंड है, तो नेट चार्ज इस पे कितना होगा, 0। ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है, और अमोनिया भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो 0 बिकॉज देर आर नो चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन आयन। तो तुम लोग सब इसका इसका नहीं पता, इसका पता करने के लिए बोला था x मान लो, x प्लस 0 -2 प्लस 0। ठीक है, तो कितना हो जाता है, x -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। बेटा -2 क्यों होगा, मैत्री, +2 होगा ना, देख सॉल्व करके बताया मैंने। हाँ सर, वो 2 ही है, लाइक वो एरो डाला था। ओके ओके, +2 आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात कैसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों, कुछ होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ। एक काम करना बच्चों, ऊपर जो एग्जाम्पल दिए थे तुम लोगों को, 6 एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए, याद रखना बच्चों, इसमें कर लो तुम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, दोनों फाइंड करके मेरे को बताना है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन दिया था, अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता करना है इसका। कर लोगे ना? यस। चलो ट्राई करना बच्चों, ये 6 ही क्वेश्चंस हैं, तो एक बार ट्राई करना। सॉल्व जितना करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पे ही पूरा आगे का टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं थोड़ा हम लोग डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर लिखूंगा तो दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं लिखने में। जैसे डबल सॉल्ट को लिखते हैं तो एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल बताता हूँ, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं बच्चों, FeSO4 NH2SO4, ये होता है बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, मोहर सॉल्ट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। और ऐसे ही अपने पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं बच्चों। पहले के टाइम पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे ही डॉट से सेपरेट करके लिखा जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने स्क्वायर ब्रैकेट प्रपोज कर दिया। नहीं तो जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की थी, एल्फ्रेड वार्नर, वो ऐसे लिखते थे जैसे डबल सॉल्ट को लिखा जाता था, और उनके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे सब ऐसे ही लिखते थे। लेकिन एल्फ्रेड वार्नर पहले थे, इन्होंने डिस्टिंग्विश करके बताया कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक चीज नहीं होती, अलग अलग चीजें होती हैं। बोला कि प्रूव करके बताओ, तो इन्होंने बोला कि अगर आप लोग डबल सॉल्ट को पानी में डालते हो तो जितने भी उसके अंदर स्पीशीज है सब आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे Fe जो है वो भी आयन बना देगा, SO4 2- ये भी आयन बना देगा, अमोनियम भी आयन बन जाएगा, सल्फेट भी आयन बन जाएगा, और वाटर तो H+ और OH- के फॉर्म में रहता है। मतलब बेसिकली डबल सॉल्ट को जब पानी में डालोगे तो मेटल और बाकी के आयंस बन जाते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पानी में डालूंगा बच्चों, तो बता सकते हो तुम लोग मुझको क्या मिलेगा। जैसे सपोज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN6, तो क्या आयन बनेंगे, कोई बता सकता है मुझे? चलो बताओ, आज पढ़ा है हमने ये सारी चीजें। काउंटर आयन क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन क्या मिलेगा, बताओ। 4K+ मिल जाएगा काउंटर आयन, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या मिलेगा बच्चों, FeCN6 4 plus 4 4। sorry। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना काउंटर आयन। याद रखना बच्चों, जब कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पानी में डालते हैं तो क्या मेरे मेटल का आयन बना बच्चों, उसमें मेटल अपने फ्री स्टेट में आयन बना रहा है क्या, जैसा डबल सॉल्ट में बन रहा था, देखो मेटल का Fe2+। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेरा मेटल फ्री स्टेट में आयन बना रहा है बच्चों, बताओ जरा। हाँ या ना? नहीं। नहीं बना रहा है। इससे क्या प्रूव होता है बच्चों, इससे एक बात तो ये प्रूव हो जाती है
कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड बनते हैं मेटल के साथ वो बहुत टाइट बनते होंगे, इसके लिए पानी में डालने पे आयनाइज नहीं हो पाते हैं। दूसरी फायदा ये हो जाता है इससे चाहिए हम डबल सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो डबल सॉल्ट है, अगर सपोज कोई कंपाउंड देता हूं मैं, वो भी क्रिस्टल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी क्रिस्टल्स है, मैंने बोला पता करके बताओ इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कौन सा डबल सॉल्ट है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले दोनों को पानी में डाल दो और दोनों में मेटल का टेस्ट करो। मैंने बोला ये आयन के दोनों है, एक इसमें से आयन का डबल सॉल्ट है, एक इसमें से आयन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन सा डबल सॉल्ट है कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पता करो। तो तुम लोग क्या करोगे, पानी में डाल के आयन के डिटेक्शन वाला टेस्ट करोगे। ठीक है, आयन को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट सिर्फ डबल सॉल्ट पॉजिटिव देगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि डबल सॉल्ट में आयन अपने फ्री स्टेट में बन रहा है तो डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो फ्री है ही नहीं ना, यहाँ पे तो कंबाइंड स्टेट में है, तो आयन अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है कंबाइंड स्टेट में और इसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। क्या समझ में आ गया बच्चों कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को? यस। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अब पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, वार्नर थ्योरी। वार्नर पहले साइंटिस्ट थे बच्चे जिन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। इसके पहले जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे उन लोग मानते थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट एक ही जगह एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। लेकिन वार्नर ने बहुत सालों तक का स्टडी किया ये कंपाउंड्स को और इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम लोग वार्नर थ्योरी या फिर वार्नर्स पोस्टुलेट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वार्नर थ्योरी अल्फ्रेड वार्नर ने प्रपोज किया था। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये पहला अटेम्प्ट था, इसके पहले किसी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इतना सोचा नहीं था। इन्होंने 4 पॉइंट सबके सामने रखे, 4 पोस्टुलेट्स रखे सबके सामने। पोस्टुलेट्स बच्चों एक्सपेरिमेंट करके जो अजम्पशंस बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है। तो ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे बेस्ड अजम्पशंस थे। ठीक है, इन्होंने बोला हर मेटल में, जो इन्होंने बोला वो मैंने तुम लोग को पहले आधी से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हैं, वही सेम चीज मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्होंने बोला हर मेटल के अंदर 2 तरह के वैलेंसीज होती हैं। पहला पोस्टुलेट इन्होंने क्या बोला, एवरी मेटल कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, कौन से 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी वैलेंस और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी वैलेंस। ये थे उन्होंने जिन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि मेटल में 2 तरह की वैलेंसी होती है। अदरवाइज दुनिया को इससे पहले सिर्फ मेटल की प्राइमरी वैलेंसी ही पता थी, सेकेंडरी वैलेंस नहीं पता थी। प्राइमरी वैलेंस को ये बोलते थे आयोनाइजेबल वैलेंस, क्योंकि इसमें जो भी बॉन्ड बनाएगा वो आयनाइज हो जाएगा। और जो सेकेंडरी वैलेंस होती है वो टाइट बॉन्ड बनते हैं, तो इसके लिए नॉन आयनाइजेबल वैलेंस बोलते थे। वैलेंस, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पोस्टुलेट इन्होंने बोला कि जो भी मॉलिक्यूल मेटल अपना प्राइमरी वैलेंस नेगेटिव आयन से बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। हर मॉलिक्यूल में मेटल अपना प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी बॉन्ड बनते हैं, आयनाइजेशन वैलेंसी को या आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलते थे। एक सेकेंड, आयनाइजेशन स्फीयर ये बोलते थे, आयनाइजेशन स्फीयर इज सेटिस्फाइड एक मिनट बच्चों,
ठीक है, मैं सही आंसर करता हूँ। आयनाइजेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज दैट सेटिस्फाइज प्राइमरी वैलेंस, ये बोलते थे, सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, और वो एंटिटीज यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होंगे, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटीज। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी से सेटिस्फाई करता है जो अपना प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, प्राइमरी वैलेंस लिखना था, ये इरेज नहीं हो रहा मेरे से। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों। यस, सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? बच्चों सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। तो बच्चों ये बोलते थे कि जो आयनाइजेशन बैलेंस है और आयनाइजेशन स्फीयर है वो सिर्फ वैसे एंटिटी से बना हुआ रहता है जो प्राइमरी बैलेंस सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो जो भी चीजें आयनाइजेशन स्फीयर में प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ प्राइमरी बैलेंस सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, लेकिन जो भी सेकेंडरी में होंगी, सेकेंडरी वैलेंस में प्रेजेंट होगी, वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई नहीं करती, वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, प्राइमरी वैलेंस सिर्फ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जो सेकेंडरी स्फीयर जो होता है या फिर नॉन आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट होता है, नॉन आयनाइजेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ entities that satisfies primary, sorry, secondary, most importantly secondary valence satisfy करते हैं। बट इन सम केसेस बच्चों, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है, सेकेंडरी वैलेंस सिर्फ कौन सेटिस्फाई करेंगे? न्यूट्रल लाइगेंड सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ। ये हमने ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ पे नोट लिख देता हूं मैं, नोट करके कि याद रखना, नेगेटिव लाइगेंड कैन सेटिस्फाई both secondary and primary valence। समझ में आ गया बच्चों ये पॉइंट? नॉन आयनाइजेशन स्फीयर, यस, सभी को क्लियर हो गया ये? तो अगर नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है बच्चों नॉन आयनाइजेशन स्फीयर में या फिर सेकेंडरी वैलेंस में, तो वो दोनों चीज सेटिस्फाई कर सकता है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी वैलेंस भी। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस, यस। ठीक है। तो ये हमने देखा बच्चों, बेसिकली व्हाट दिस पोस्टुलेट मींस कि जो आयनाइजेशन स्फीयर में बॉन्ड होता है वो प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए होता है और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से सेटिस्फाई होता है। सेकेंडरी वैलेंस न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों से सेटिस्फाई हो सकता है। अगर न्यूट्रल है तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंस ही सेटिस्फाई होगा, और अगर नेगेटिव है तो सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंस भी सेटिस्फाई हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, हर मेटल का प्राइमरी वैलेंस फिक्स नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, अगर बच्चों Fe का 3+ है, इसी को बोलते हैं ना प्राइमरी वैलेंस। तो Fe क्या हमेशा 3+ में ही रहता है क्या? Fe का तो 2+ भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, है कि नहीं? तो प्राइमरी वैलेंस फिक्स है क्या बच्चों, बताओ जरा।
हमने पढ़ा अभी जस्ट डी नो ब्लॉक। हमने देखा था बच्चों उसमें मैंगनीज की अगर मैं बात करूं तो मैंगनीज तो +2 से लेके +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मतलब उसके तो कितने सारे वेरिएबल प्राइमरी वैलेंस है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंस होता है हर मेटल का हमेशा फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंस इज वेरिएबल। वेरिएबल प्राइमरी वैलेंस को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। एंड सेकेंडरी वैलेंस जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। हर मेटल का सेकेंडरी वैलेंस फिक्स होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। इज फिक्स्ड, हर मेटल का फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर आयन 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो वो 6 ही हमेशा बनाएगा। कोबाल्ट 6 बनाता है तो 6 ही बनाएगा। कॉपर 4 बनाता है तो हमेशा 4 ही बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये फिक्स होता है, वेरएस प्राइमरी वैलेंस वेरिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंस में जो भी बॉन्ड बनते हैं इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब कैसे भी बॉन्ड बन जाते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। बट सेकेंडरी वैलेंस have directional property, right? Secondary valence have directional properties। डायरेक्शनल मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं। दे हैव अ डेफिनिट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट ये बताया हुआ है। तो मतलब प्राइमरी वैलेंस में जो भी बॉन्ड बनेंगे बच्चों वो फिक्स नहीं होते हैं, कैसे भी बन जाते हैं। बट सेकेंडरी वैलेंस में जो बॉन्ड बनेंगे वो फिक्स बन जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ बच्चों कोबाल्ट है, 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना के बताया था। लेट्स से ये 6 अमोनिया है, सेकेंडरी वैलेंस बना रहा है, लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो भी लोन पेयर के डोनेशन से बॉन्ड बनता है वो हमेशा सेकेंडरी वैलेंस के थ्रू बनता है, सेकेंडरी वैलेंस को बनाने में मदद करता है। और जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड बनता है जैसे Cl वो प्राइमरी वैलेंस को बनाने के लिए बनता है। तो जो भी बाहर प्रेजेंट है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंस, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंस। और जो अंदर प्रेजेंट है बच्चों वो सेकेंडरी वैलेंस, अभी फिलहाल तो सेकेंडरी वैलेंस कर रहे हैं क्योंकि सारे न्यूट्रल लाइगेंड है। देखो सारा अमोनिया है तो सिर्फ अमोनिया है तो वो सिर्फ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, न्यूट्रल लाइगेंड कैन ओनली सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंस बट नेगेटिव लाइगेंड कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला प्राइम सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे वही सारी चीजें बता रखी। क्या सारे पॉस्टुलेट क्लियर हो गए बच्चों? एक बार फटाफट देख लेते हैं पॉस्टुलेट वार्नर थ्योरी के। वार्नर थ्योरी क्या बोलता है कि हर मेटल के 2 तरह के वैलेंसीज होते हैं, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस को आयनाइजेबल वैलेंस भी बोलते हैं बिकॉज वो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी वैलेंस जो होते हैं टाइटली बॉन्डेड होते हैं, नॉन आयनाइजेबल वैलेंस भी बोलते हैं बिकॉज नॉन आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है बच्चों नेगेटिव आयंस के थ्रू होती है। ठीक है, और नॉन आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से हो सकती है। अगर न्यूट्रल से हो रही तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई होगी। नेगेटिव लाइगेंड जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंस फिक्स नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। सेकेंडरी वैलेंस फिक्स होते हैं। प्राइमरी वैलेंस का कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होता, सेकेंडरी वैलेंस होते हैं एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। सबको समझ में आ गया बच्चों? कुछ भी डाउट किसी को? यस। सर लास्ट ओरिएंटेशन वाला पॉइंट एक बार वापस बोलो ना। ओरिएंटेशन तेरे को मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स था, ये मैंने 2 स्फीयर के थ्रू बता देता हूँ।
ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, तो लेट्स से मेरा कोबाल्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे सब जगह पे उसको लाइगेंड लगे हुए हैं। कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स में ले लो और लाइगेंड मैं एल से बता देता हूँ। ठीक है, 6 लाइगेंड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये लाइगेंड जो जुड़े हुए हैं सब सेकेंडरी वैलेंस में है, छोटे बॉन्ड है, मतलब टाइटली जुड़े हुए हैं। और वैसे ही लाइगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से लाइगेंड पहले वाले में जुड़े थे वैसे उसी तरह से सेम जुड़े रहेंगे सेकंड वाले में। मैंने क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ा और फिर से जोड़ा। जब तू तोड़ेगा इसको, जब इनिशियली ऐसा था, मैंने इसको तोड़ दिया और फिर से जोड़ रहा हूँ इसको, वापस से वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा हूँ। तो लाइगेंड उसी तरह से अरेंज हो जाएंगे वापस से जैसे पहले वाले में थे। बट जो प्राइमरी वैलेंस के थे, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंस वाले एटम को पी से बता देता हूँ। जरूरी नहीं कि वो उसी तरह के होंगे, वो अपना ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है तेरे को? बोल। यस सर। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लाइगेंड जो होते हैं सेकेंडरी वैलेंस में जो जुड़ते हैं वो उनका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, हर बार उसी अरेंजमेंट पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंस के जो अरेंजमेंट होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज नहीं करते। बार बार तोड़ोगे और बार बार जोड़ोगे जब इसको, तो उन लोग का ओरिएंटेशन बदलते रहेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो, यही पॉइंट था फोर्थ वाला पॉइंट, वार्नर थ्योरी का। और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट बच्चों, इस थ्योरी के लिए वार्नर को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज यही था जिन्होंने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना। बच्चों आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें बनाई जाती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जरिए। चलो बच्चों, कुछ और टर्म्स को आगे देखते हैं। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का सिंपल सा मतलब है, मैंने जैसे बताया तुम लोगों की, लाइगेंड का ओरिएंटेशन फिक्स होता है, लाइगेंड का फिक्स अरेंजमेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड को ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट of ligand around a central metal atom और आयन। मेटल का कोई एटम हो सकता है, मेटल का कोई आयन हो सकता है। बच्चों ये चीज अब दिमाग में बैठा लेना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो सिर्फ दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है अपने पास। एक होता है ऐसा अरेंजमेंट जहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है, लाइगेंड 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 और लाइगेंड। तो अगर तुम लोग ये वाला जोड़ोगे एंड, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल पीछे से और एक ट्रायंगल नीचे से। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है बच्चों। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल। और एक हो जाता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो दो ही ज्योमेट्री मिलेगी, इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जोड़ोगे अगर सारे लाइगेंड को तो एक प्लेन स्क्वायर मिल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो दो ज्योमेट्री वापस से पॉसिबल है। एक हो जाती है बच्चों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मेटल है, लाइगेंड है, लाइगेंड है, लाइगेंड है, और एक लाइगेंड ऊपर है, एक लाइगेंड नीचे है। तो इसको अगर जोड़ते हो तुम लोग, एक मिनट दे देना मैं जोड़ के बता देता हूँ। अगर तुम लोग जस्ट अ मोमेंट, ये तो मैं जोड़ते रह जाऊंगा, धीरे धीरे चल रहा है।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही जोड़ देता हूँ मैं डायरेक्ट। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो तुम लोग देख सकते हो एक ट्रायगोनल प्लेन बन गया, एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे से बन रहा है। तो ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रायगोनल बाय पिरामिड। ठीक है। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन हम 5 में दूसरे ज्योमेट्री की बात करूं तो उसमें बच्चों स्क्वायर पिरामिडल एक होता है, लाइगेंड 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 और एक लाइगेंड सिर्फ ऊपर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेन बन रहा है और ये सबको जोड़ूंगा तो एक पिरामिड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा अगर बच्चों, तो सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, याद रखना। ये सारे ज्योमेट्री तुम लोगों को याद होने ही चाहिए। स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेन बना दो, एक लाइगेंड उस प्लेन के ऊपर है, एक लाइगेंड प्लेन के नीचे है। ठीक है, ऐसे। तो अगर तुम लोग जोड़ोगे तो ये स्क्वायर प्लेन बन जाएगा यहाँ पे। ये हो जा रहा है। और इसको जोड़ दो बच्चों, एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ पे, एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ पे, एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ पे और एक पीछे। ऊपर के साइड में 4 ट्रायंगुलर फेस बन रहे हैं, वैसे ही नीचे ट्रायंगुलर फेसेस बन जाएंगे बच्चों 4। और तुम लोगों को 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 हेड्रॉन ऊपर मिल रहा है, 4 हेड्रॉन नीचे बन रहा है, तो इसके लिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या सबको समझ में आ गया बच्चों ज्योमेट्री? तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है, याद रहेगी बात बच्चों सभी को? यस। यस, सबको समझ में आ गया Yes. बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे हम लोग। बहुत आसान टॉपिक है बच्चों ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बाय द वे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कभी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो बेस्ड ऑन चार्ज, दूसरा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लाइगेंड। तो पहला हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, फिर चार्ज देखेंगे। लाइगेंड के बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई कॉम्प्लेक्स इनटू 2 कैटेगरीज। एक होते हैं बच्चों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह का लाइगेंड प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है। सो व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ, बेटा 10-15 तक का क्लास है, ठीक है। व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ, जस्ट अ मिनट, टाइप ऑफ ligand is present in a complex compound या फिर coordination compound, complex the complex, just a minute, complex compound, then it is called homoleptic complex. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आ जाता है इसका K4FeCN6। तुम लोग देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लाइगेंड है साइनाइड, सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड है ना, साइनाइड ही है। इसी तरह से CONH3 6Cl3,
यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, यहाँ पे भी एक ही टाइप का लाइगेंड प्रेजेंट है। तो इसके लिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड टाइप हो जाता है बच्चों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ये वो होते हैं जब तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो या फिर दो से ज्यादा अलग अलग तरह के लाइगेंड हो, तो उसको हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं, हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, when two or more different types of ligands are present in coordinate compound, then it is called heteroleptic complex. एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि एग्जाम्पल देखना बच्चों, CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, Cl3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो अमोनिया है और एक वाटर है। तो ये दो अलग अलग तरह के लाइगेंड लगे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, CONH3 5Cl2। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है बच्चों। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 5 अमोनिया है और एक और दूसरा लाइगेंड यहाँ पे क्लोराइड है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल हो जाते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लासिफिक बी टाइप, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। बच्चों मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर मैं पानी में डालता हूं तो उसके कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसमें भी तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, व्हेन द complex ion of a coordinate compound or coordination compound contains negative charge, then the compound is called anionic complex। ठीक है, तो जब मेरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, उसको मैंने पानी में डाला और कॉम्प्लेक्स आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या फिर अनायनिक स्पीयर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल देखो बच्चों, K4FeCN6 वाला एग्जांपल, अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो मुझको मिलने वाला है 4K+ और साथ ही साथ में मिलेगा FeCN6 4- है कि नहीं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, 4 नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूंगा अनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात, क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है। अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एग्जाम्पल अनायनिक कॉम्प्लेक्स के। इसके बाद बात करते हैं बच्चों कटायनिक कॉम्प्लेक्स की। कटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
coordination compound produces a cationic complex ion or positively charged complex ion, then such complex is called cationic complex. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल क्या आ जाता है बच्चों इसका एग्जाम्पल आ जाता है ये वाला, जैसे कि CONH3 6Cl3. अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? CONH3 6 पॉजिटिव और 3 Cl माइनस. तो ये कॉम्प्लेक्स आयन एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस कर रहा है. कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको मैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलूंगा. ठीक है. थर्ड होते हैं बच्चों, थर्ड टाइप इसमें आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो ना तो कटायन प्रोड्यूस करेंगे ना तो अनायन प्रोड्यूस करेंगे, जो डिसोसिएट ही नहीं होंगे. कटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, so they do not produce an ion on when added to water. Sorry, when added to water. Example, CONH3 thrice Cl3. अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन को मैं पानी में डालूंगा तो नो आयंस, या फिर ये ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आयनाइजेशन स्फीयर में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है. जो भी प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की चीजें आयनाइज होती नहीं है. तो ये हो जाता है बच्चों एक एग्जांपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का. इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल. ये भी पानी में डालोगे तो कोई आयन नहीं बनने वाला, तो ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो जाता है. ठीक है बच्चों, कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया सभी को? कुछ डाउट इसमें? एक बार वापस से बता दूं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, कटायनिक कॉम्प्लेक्स एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे. क्या बात समझ में आ गई बच्चों? न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज डिसोसिएट होंगे ही नहीं. समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? यस. किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चों. नो सर. ओके बच्चों, इसका नोट्स भेज दूंगा मैं, तो एक बार इसको रिवाइज करना, और अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है तुम लोगों को. नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल सीखेंगे. कैसे IUPAC नेम देते हैं, कैसे आइसोमेरिज्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये सारी चीजें सीखेंगे. नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो उसी पे मेन सवाल आएंगे. ये तो हम लोग ये सारी चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही समझने के लिए पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इसको डेफिनेटली एक बार रिवाइज करके आना, कि समझने में सारी चीजें आसान है. तो इसका एक नोट्स बना के सबमिट कर देना है. जो होमवर्क दिया है बच्चों, वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर लेके आना है. पहले मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, किसी को डाउट होगा तो सॉल्व कर ले. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखो. हैव अ नाइस डे. बाय. Bye, sir. Thank you, sir.